बेटा क्लैरिटी ठीक है? ओके बेटा, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है अब? ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम आप अपनी नेक्स्ट साइकिल को, राइट। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, या उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और या उसे कहते हैं ईएमपी, मींस एम्बेडन नियरहॉफ पैरन पाथवे, राइट। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साथ मिलके इस पूरी साइकिल को डिस्कवर किया था, और बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, राइट। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अब हम ये पढ़ रहे हैं प्लांट, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, ये वाला जो आप ये ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस आप देख रहे हो, ये सिमिलर है, राइट। मींस अगर मे बी आपकी एनिमल सेल है और मे बी आपकी प्लांट सेल है ना, ये एनिमल सेल है और ये आपकी प्लांट सेल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या किस चीज का आता है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपके पास सेल वॉल है, और प्लस यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये दो चीजों का डिफरेंशिएशन है। अदरवाइज एनिमल सेल और जो आपकी प्लांट सेल है, उनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज सेम होता है दोनों का कंडीशन के अंदर, राइट। तो ये चीजें हमारी क्लियर है आप लोगों को। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने जो प्लांट के अंदर जो अभी जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने एक प्रोसेस देखा, फोटोसिंथेसिस का, राइट। फोटोसिंथेसिस हमने देखी, और वो एक्चुअल में कहाँ हो रही थी, उसके क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में हमने देखा कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई, जिसके अंदर आपकी लाइट रिएक्शन इन्वॉल्व थी और आपकी डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व थी। और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की हेल्प से आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स किया, किसमें किया, शुगर के अंदर। मींस आपको क्या मिला, सेल को क्या रिसीव हुआ, C6H12O6, है ना। एक ये मोनोसैकेराइड है जिसको हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों आप कह सकते हो, राइट। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस क्या होता है, वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वहां कीटो ग्रुप है, दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी जो केमिकल फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम ही होता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि CO2 को हमने फिक्स किया और हमारे पास ये आ गया। अब जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होना है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल है उसको आपने क्या करना, ऑक्सीडाइज करना है, राइट। और जब आप उसकी, क्योंकि आपको पता है आपने क्या किया, आपने एटमॉस्फेरिक CO2 को सनलाइट की प्रेजेंस में इन CO2 को फिक्स किया। अब आपने यहाँ पे 6 CO2 मॉलिक्यूल यूज किए थे, तो इसीलिए आपको क्या मिल गया, एक, जब आपने कार्बन के 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स किए तो आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ किसका मिल गया, मोनोसैकेराइड का रिसीव हुआ है, राइट। और ये प्रोसेस कंटिन्यू वे में चल रही है, तो उसको फिर वो आगे स्टार्च में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है। अब आपको पता है प्लांट की हर एक सेल के पास क्या आ गया, फूड अवेलेबल है, क्योंकि उसकी हर एक प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट है और वो सारा उसको कर रही है, जिसका नहीं भी होगा तो वो उसे ट्रांसलोकेट कर देगी, फूड उसके पास पहुंच जाएगा, फ्लोएम उसमें हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर आपको पता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से जो आपको फूड आपने एब्जॉर्ब किया है, वो फूड, वो ग्लूकोज, जो भी आपके मोनोसैकेराइड्स है या जो भी मोनोमर यूनिट्स है आपकी फूड्स की, वो सारी की सारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से वो कहाँ पहुंच जाती है, सेल के पास। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आपके पास सेल के अंदर आपके पास क्या आना चाहिए, आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए, ग्लूकोज अवेलेबल होना चाहिए, जिसको आपने अब क्या करना है, उसका ब्रेक डाउन करना है, ग्लाइकोलाइसिस जिस रिएक्शन को आप बोल रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस। यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपके पास ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है उनको आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे, राइट। बेटा क्लियर, आवाज क्लियर आ रही है सभी को, प्रॉपर आ रही है? ओके बेटा। तो यहां हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो, जैसे ही आपकी सेल के पास, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल सेल हो, जैसे ही ग्लूकोज आ गया, राइट, ग्लूकोज के आते ही क्या होगा, अब वहां पर उनका ब्रेक डाउन होगा। पहले तो आपने फिक्स किया, अब उसे ब्रेक डाउन करोगे, और जब ब्रेक डाउन करोगे ना, तब भी क्या होगा, रिजल्ट में आपकी CO2 ही बाहर इवॉल्व होगी, राइट। क्या होगी, CO2 आपकी बाहर इवॉल्व होगी, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन के जो आपने, अब आपको पता है यहाँ पर आपने कार्बन की 6 मॉलिक्यूल एटम्स अटैच है, 1 2 3 4 5 6, है ना। पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया इन 6 मॉलिक्यूल्स के अंदर, अब आप इन 6 मॉलिक्यूल से फिर से इन्हें ब्रेक कर रहे हो। जैसे जैसे आप इनको ब्रेक करते जाओगे आपको एनर्जी मिलती जाएगी, जैसे जैसे ब्रेक करोगे आप, है ना, इस तरीके से। और एंड ऑफ द डे जब आप बात करेंगे तो आपको रिजल्ट में लास्ट में 30 ATP रिसीव होंगी, इस सारे प्रोसेस को जब हम ये प्रोसेस का एंड करेंगे, राइट। तो अगर आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है, अगर आप देखो मेनली प्रॉपर वे में, इस सिर्फ हम ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो अगर आपकी सेल के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है,
अगर आपकी सेल के पास इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज अवेलेबल इन द सेल, मे बी प्लांट सेल और एनिमल सेल, देन क्या होगा, आपका जो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है ये आगे रन करेगा। मतलब आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस आगे फिर कहां जाएगी, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है और एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल, देन क्रेब साइकिल, जो आपकी क्रेब साइकिल है वो आगे रन करेगी, और क्रेब साइकिल के बाद फिर आपकी ईटीएस आगे इसी के साथ इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस के एंड में फिर आपको क्या मिलेंगे, 30 ATP। ये चीज आप क्लियर कर लेना। इफ अगर किसी साइकिल किसी भी सेल के पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कहाँ होता है, अगर आप देखो तो हमारी जो आरबीसी सेल होती है ना, अगर हम बात करें, हमारी आरबीसी सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होते एट द मेच्योरिटी लेवल, राइट। तो वहां पर इस क्योंकि वो क्या है, जबकि वहां पर ऑक्सीजन की फुल अवेलेबिलिटी है ना उसके पास, लेकिन वो क्या है, आपका एक आपका बहुत ज्यादा ऑनेस्ट कैरियर है, वो आपका ऑक्सीजन कैरियर होता है ना वहां पे। आपको पता, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प कौन कर रहा है, आपका आरबीसी कर रहा है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होते हुए भी माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रेब साइकिल या ईटीएस रन नहीं कर सकती। तो यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है फिर उसको आप क्या टर्म दोगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पर ग्लाइकोलाइसिस आगे क्रेब साइकिल से के साथ कनेक्ट हो और क्रेब साइकिल आगे ईटीएस के साथ, उसको आप बोलते हो एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, बेटा समझ आइए सभी को बात ये वाली, बेटा रिस्पॉन्स करो। हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और मतलब आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन को रन करने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा मस्ट है, एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, देन दूसरी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तब आपकी ग्लाइकोलाइसिस आगे रन करती है क्रेब्स में और ईटीएस में। मींस आपकी ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है पायरुविक एसिड। क्या है, पायरुविक एसिड। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस का जो सॉरी ये जो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है, जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की हेल्प से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है, और पायरुविक का एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसीलिए आपको पायरुविक एसिड के यहाँ पर आपके कितने 2 मॉलिक्यूल रिसीव होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन एटम पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको वहां पर 3 कार्बन एटम मिलेंगे। तो इसलिए टोटल आपको वहां पर एंड ऑफ द पाथवे, जब आप ग्लाइकोलाइसिस को कंप्लीट करोगे तो एंड में आपको 2 मॉलिक्यूल रिसीव होंगे पायरुविक एसिड के, राइट। अब ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है सेल के पास और ऑक्सीजन की प्रॉपर अवेलेबिलिटी है, देन ये पायरुविक एसिड आगे एंटर करेगा आपकी क्रेब साइकिल में, और देन क्रेब साइकिल आगे कनेक्ट रहेगी ईटीएस के साथ। तो अगर इस तरीके से काम हो रहा है फिर तो आप कह सकते हो कि आपकी जो साइकिल जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कैसी है, एरोबिक। जो आपका रेस्पिरेशन हुआ वो कैसा हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। बट अगर अवेलेबिलिटी नहीं है ना, या फिर CO2 में कोई गड़बड़ है, सॉरी ऑक्सीजन में गड़बड़ है, या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वहां पे अवेलेबल नहीं है, तब क्या होगा, तब जो आपका पायरुविक एसिड है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। और ये कब पॉसिबल है, जब ऑक्सीजन वहां अवेलेबल नहीं है तब ये चीजें होगी। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम फिर क्या नाम देंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा ये चीज क्लियर होगी पहले आपको, एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को। अब आगे हमने टोटल जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसके अंदर मेनली जो बेसिक काम हो रहा है वो हो रहा है 10 स्टेप्स के अंदर। उसके अंदर बहुत बायोसिंथेटिक 10 स्टेप उसके अंदर ना, जो रिएक्शन चल रही है वो चल रही है टोटल 10 स्टेप पे। और अगर हम उसे कंक्लूड करके देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साथ में 4 ADP, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP पॉजिटिव प्लस 2 ATP, ये सब यूटिलाइज हो रहे हैं। बहुत सारे अब 10 स्टेप में हो रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ अवेलेबल है, और प्रॉपर वे में ये जो रिएक्शन है वो चल का रही है साइटोसोल के अंदर। कहाँ चल रही है, साइटोसोल। अब देखो थोड़ी चीजों को डिफरेंस, एक चीज को देख लो, एक होता है आपका, एक टर्म होती है न्यूक्लियोप्लाज्म, बहुत बार मैंने आपको क्लियर किया है। एक होता है साइटोप्लाज्म, राइट। एक होता है प्रोटोप्लाज्म, राइट। एक होता है आपका साइटोसोल, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, ये सारी चीजों को जो हम बात कर रहे हैं, मेरे पास सेल है,
सेल के अंदर मेरे पास न्यूक्लियस अवेलेबल है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है? जो यहाँ लिक्विड फिल है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आपका अवेलेबल है, वो हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका क्या है? जो आपका सेल के पास है, न्यूक्लियस के, आप न्यूक्लियस को, इसको सिर्फ न्यूक्लियस को हाइड कर दो, बाकी जो आपके पास सॉल्यूशन है जिसमें आपके के सारे सेल ऑर्गेनील अवेलेबल है, उनको आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। आप दोनों को प्लस कर दो, आपका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, तो आप फिर आप उसको क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म, राइट। और साइटोसोल जो आपकी कंडीशन, उसमें क्या है कि जो आपके सेल ऑर्गेनील्स है उनको अगर आप माइनस कर दो, सिर्फ लिक्विड लिक्विड अगर आप काउंट कर रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? साइटोसोल। क्या बोलते हो? साइटोसोल। तो जो हमारी ये जो रिएक्शन चल रही है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस की जो रिएक्शन चल रही है, वो एक्चुअल में कहाँ हो रही है? साइटोसोल, मतलब लिक्विड के अंदर, प्रॉपर लिक्विड, उसमें हम बात कर रहे हैं। और कोई आपसे पूछे यही क्यों हो रही है भाई, यही क्यों रन कर रही है? क्योंकि जो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, वो सारे के सारे हमें कहाँ मिल जाते हैं? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। वो कहाँ अवेलेबल है? आपके साइटोसोल में, यानी कि आपके साइटोप्लाज्म में वो अवेलेबल है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो वो आपके इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सारे के सारे एंजाइम अवेलेबल है, इसीलिए जो आपकी जो रिएक्शन है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन है, वो कहाँ चल रही है, कहाँ रन कर रही है? साइटोसोल के अंदर। इतनी बात क्लियर होगी बात, राइट। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है? एक सेकेंड, लाइट बहुत फ्लक्चुएशन दे रही है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में। तो हम थोड़े के स्टेप्स को देख लेते हैं, राइट। अब हम थोड़े जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप है उनकी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा, साइकिल आपको नजर आ रही है? क्लियरली विजिबल है आपको साइकिल? जो सॉरी, आपका जो पाथवे है बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज है, राइट। ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज आपका, अब पहले स्टेप देख लो। जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, राइट। ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसके लिए कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है Mg+2। अब इसीलिए प्लांट को मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोल, अब आपको पता है हम ये पढ़ रहे हैं प्लांट के अंदर, राइट। तो प्लांट सेल के अंदर सारी चीजें अवेलेबल, इसीलिए हमने देखा था कि जब कैसे वाटर के साथ मिनरल भी अंदर हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहे थे, और वो कैसे ट्रांसलोकेट हुए, और उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ हमें पता चल रही है कि ये जो Mg+2 वो यूज हो रहा है एज अ कोफैक्टर, किसके लिए? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस, इसकी जो एफिशिएंसी वो अचीव हो जाएगी जब ग्लूकोज फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और यहां पर आपको एनर्जी का एक मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी में, राइट। देन उसके बाद आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब आपको कुछ चीजों को, आपको ना केमिस्ट्री अच्छी पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी साइड से क्लियर कर दूं। एक वर्ड होता है, जैसे मैं यहां बोलूं डाई फॉस्फेट, और एक यहां लिखा हुआ है बिस फॉस्फेट। यहां मैंने यूज किया है बिस, है ना। बिस का मीनिंग क्या होता है? ये भी बाई है, और एक वर्ड होता है डाई, और एक है बाई। दोनों का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर कोई कार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार्बन एटम ये है और ये चेन है, अगर दो फॉस्फेट ग्रुप इस तरीके से लगे हों तो वो डाई कंडीशन है। बट दूसरा फॉस्फेट ग्रुप सेकंड कार्बन पे अटैच है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बाई या बेस, राइट। तो यहां बात कर रहे हैं फ्रक्टोज, जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, वो आगे कन्वर्ट हुआ है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना। डायग्राम के जो आपको ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, हम मैंने आपको स्टडी मटेरियल में सेंड कर दिया है इसका डायग्राम, और आपकी बुक में भी अच्छा बना होगा, लेकिन इसमें कुछ चीजें ज्यादा होंगी तो आप उसको इंक्लूड कर लेना। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, प्लस इसमें भी कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है Mg+2, और यहाँ पर भी आपकी एटीपी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही है इस कंपाउंड को कन्वर्ट करने में। तो अब आपको जो नेक्स्ट जो इस कंपाउंड की जो स्प्लिटिंग हुई है वो दो कंपाउंड में हुई है। एक तो हुई है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, सॉरी, एक में हुई है, जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। आगे क्या हुआ है, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो दो कंपाउंड में स्प्लिट हुआ है, एक तो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा स्टेप है आपका
डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना, DHAP, जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है। मतलब आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, एक तो लगा कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पर, राइट। तो अब जो आपका फ्रक्टोज है, वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, वो दो कंपाउंड में स्प्लिट हुआ। एक तो हुआ गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा हुआ डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। अब ये जो डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये आगे फर्दर जब नेक्स्ट स्टेप में जाएगा तो कन्वर्ट पता किसमें होगा? गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक तो ये रन कर ही रहा है, सेम एज इट इज एक रिएक्शन यहां स्टार्ट हो जाएगी, यही वाली सेम। मतलब जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हुआ यहाँ पर डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद सेम ये गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। अब ये जो 1,3 बिस आगे ट्रांस फॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहां पर आपको 2 एटीपी की जनरेशन होगी, वो हमें किस में कन्वर्ट कर देगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। फिर वो आगे म्यूटोज की एंजाइम प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और जो आपने ये वाला स्टेप देखा था गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जब वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहां पर आपको फिर से क्या होगा? यहां पर आपके पास, अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे मैंने लिखा 2 NADP पॉजिटिव और आपको रिसीव हुए 2 NADH, है ना। अब ये 2 NADH जो आपको रिसीव हुए 2, एक्चुअल में इस अगर आप इसको इंडिविजुअल देख रहे हो इस रिएक्शन को, तो यहाँ पर NADH 1 सिंगल है। बट मैंने क्या किया, उस आगे साइकिल को रन ना करके उस साइकिल को इसी में इंक्लूड कर दिया। ये जो साइकिल यहाँ पर जो रन करनी थी, क्योंकि एज इट इज सेम ही है, तो इसलिए इस साइकिल को हमने इसी में इंक्लूड कर दिया। इसलिए देखो आप यहाँ देख रहे हो कि जो डी आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, वो कन्वर्ट हुआ आगे जाके इस कंपाउंड में, और आगे यही रिएक्शन। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहां तक तो 1 मॉलिक्यूल था, जैसे ये कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, आपके ये मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2। यहाँ एक चल रहे थे, यहाँ 2 हो गए। याद रहे इस बात को, कितने हो गए? यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल इसका भी सेम एज इट इज यही है, तो ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया आगे। फिर अब हमको, क्योंकि अभी ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, अगर ये एक होता, मतलब इसी का आगे हम स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पर 1 ADP यूज करते, लेकिन अब ये इसको भी हमने इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल पे डबल कर रहे हैं, 2 ADP कन्वर्ट हो गया आपके 2 ATP में। और आपके पास एंजाइम कौन सा लगा है यहाँ पे? ट्रांस फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम लगा है? ट्रांस फॉस्फोराइलेज, राइट। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और फिर एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और आगे जाके वो पायरुविक एसिड काइनेज की प्रेजेंस में प्लस Mg+2 प्लस पोटेशियम आइन की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एटीपी भी हमें यहाँ रिसीव हुई है, एटीपी, और ये हो गया आपका पायरुविक एसिड यहाँ पे हमें रिसीव हो गया। ये बात समझ आ गई आपको? अब आप यहाँ पे जब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने, अगर आपको टोटल स्टेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अब आपको इस वे में, इस व्यू में आपको पूरी साइकिल आपको क्लियर नजर आ रही है, राइट। तो इसमें आप अगर आप देख रहे हो, तो आपके पास टोटल 3 ऐसे स्टेप है, नंबर 1, नंबर 2 एंड लास्ट 1। ये कैसे है? नॉन, मतलब इरिवर्सिबल है ये, है ना। ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज फॉस्फेट बन रहा है, बट बैक डायरेक्शन में, लेकिन बाकी सारे सब जगह मैंने रिवर्सिबल सिंबल शो किया हुआ, देखो आप, है ना। रिवर्सिबल है, यहाँ रिवर्सिबल है, ये सारे रिवर्सिबल शो किए। और सिर्फ ये आपके एक स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर जो आपका लास्ट है 10th नंबर वाला, वो स्टेप कैसे है आपके? रिवर्स नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल ये शो कर रहे हैं, राइट। और दूसरी बड़ी बात इसमें क्या हो रहा है कि आप यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास एक तो आपको यहाँ पर एनर्जी जो मॉलिक्यूल रिसीव हुआ है ना, एक जो आपको एनर्जी जो मॉलिक्यूल हुआ है, एक तो ये है NADH, दूसरा आपको 2 ATP ये रिसीव हुए, और 2 ATP। तो एक चीज आप याद रखना, जो ATP होती है ना, ATP एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, ये आपका एक, आपके लिए कैश एनर्जी है, क्या बोल सकते हो उसको? कैश एनर्जी। जबकि जो आपके पास NADH, NADH2 या NADH, ये जो होती है ना आपके पास, ये जो एनर्जी होती है, ये कैसी होती है? चेक एनर्जी, है ना। जैसे आप देखते हो ना, जैसे अगर
हम आपको कहीं से कोई पेमेंट, बड़ी पेमेंट है तो उसको हम कैश में पेमेंट देते हैं ना, कैश पेमेंट, सॉरी चेक में। अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, जैसे आपके पास 20 लाख 30 लाख की अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो हम चेक पेमेंट करते हैं। चेक पेमेंट में क्या होता है, सिंपल सा एक पेज है, उसके ऊपर आपने अमाउंट लिखा, आपका अकाउंट नंबर है और आपका साइन है, राइट। तो उसकी वैल्यू सेम वैसी होती है, बट वहां पर आपको जो एनर्जी मिली है वो कैश में नहीं मिली ना वो। तो सेम एटीपी क्या है, ये तो कैश एनर्जी है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एनएडीएच को यूज सेल जो यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ पर जो हमारे पास एनएडीएच का जो मॉलिक्यूल हमें रिसीव हुआ, वो उसको आगे हमने कहा सेंड कर दिया, ईटीएस को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। ईटीएस सिस्टम को दे दिया हमने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे दिया हमने। वहां पर इसका ये जो आपके पास चेक एनर्जी है, इसको हम फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीपी में। इसमें कन्वर्ट करेंगे एटीपी में, और वहां एक एनएडीएच, अगर आपके पास एक एनएडीएच मॉलिक्यूल है, वहां पर उससे उससे आपको कितने मिलेंगे, 3 एटीपी मॉलिक्यूल वहां पर आपको उससे रिसीव होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक एनएडीएच से 3 एटीपी वहां फॉर्मेशन होगी। और डिपेंड करता है वहां पे शटल कौन सी है। अगर कई बार ये जो 3 एटीपी कहीं पर 2 एटीपी भी देता है, वो क्यों देता है वो हम देखेंगे आगे, वो नेक्स्ट चैप्टर की टॉपिक की बात है जब हम ईटीएस पे पहुंचेंगे। मेन बात क्या हो रही है कि आपके पास दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपको एटीपी यहाँ रिसीव हुई, एक तो एटीपी आपको ये रिसीव हुई है, एक एटीपी आपको ये रिसीव हुई है, तो इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हम इस जहां पर आपको ये एक 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ रिसीव हुए, 2 एटीपी के जो आपको मॉलिक्यूल है वो ये रिसीव हुए। देखो मैं टोटल आपको बता देता हूं। आपके पास एक तो आपको दो आपने मॉलिक्यूल ऊपर यूटिलाइज किए, है ना। 2 एटीपी तो आपकी क्या हुई है, यूटिलाइज हुई है या कंज्यूम्ड हुई है, राइट। और आपके पास जो 2 एनएडीएच है, वो आपको क्या हुए, रिसीव हुए। उसके अलावा आपके पास 4 एटीपी आपको भी रिसीव हुई है, राइट। अब ये जो एटीपी है, ये आपको डायरेक्ट यही रिसीव होगी। तो इस ये वाला जो आपका स्टेप है, राइट, ये जो आपके स्टेप है, इनको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, ये भी सेम आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप है, और ये भी आपका सेम वही सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट लेवल का मतलब, आपको जब आपका एक सबस्ट्रेट दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम पर आपका जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसको ईटीएस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पर आपको एज ए डायरेक्ट आपको एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल जो आपको रिसीव हो गए। तो अगर जब आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो टोटल आपको 2 एनएडीएच मिले, 4 एटीपी मिले, और 2 एटीपी आपका यूटिलाइज हुआ है। तो अगर आप इनको इन दोनों में से माइनस कर दो, तो आपको टोटल में 2 एनएडीएच रिसीव हुए और 2 एटीपी रिसीव हुए। तो टोटल 2 एटीपी हमारे कितने इक्वल है, 6 के। अगर हम मान ले, अगर हम एक को 3 के इक्वल मानते हैं, तो हमारे पास 6 एटीपी ये रिसीव हुए। जब ये कब रिसीव होंगे, जब आपके एनएडीएच कहां पहुंच जाएंगे, ईटीएस के ऊपर जाएंगे, और 2 एटीपी आपके पास है ही है। तो ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें, तो टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल आपको कहां रिसीव हो रहे हैं, ग्लूकोज के ऊपर, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पर, राइट। जब आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड के अंदर, तब आपको एटीपी। और ये जो प्रोसेस हुआ, ये कैसा प्रोसेस है वैसे देखा जाए तो, एनारोबिक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कहीं भी यूटिलाइज नहीं हुई, कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं हुई, राइट। और अगर यही आपका जो आ, ये जो प्रोसेस है, जैसे पायरुविक एसिड, अब आपको पता है ये जो आपको एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल 2 एनएडीपी तभी रिसीव हुए हैं जब ये ईटीएस पे गया है। और ईटीएस पे अगर ये गया है, तो इट मींस यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। समझ आ रही बात, वो हम आगे देखेंगे कैसे। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आपकी सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो ये 2 एनएडीएच फिर नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपकी रन ही नहीं कर रही। फिर क्या होगा, ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल में ना जाके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो ये एनएडीएच जाएंगे नहीं। तो फिर आपको क्या रिसीव होगे, सिर्फ 4 एटीपी। और 4 एटीपी, क्योंकि फिर ये इनका तो कन्वर्शन होगा ही नहीं, ये कन्वर्ट ही नहीं हुए, राइट। और टू जो आपके पास कितने, फिर रिजल्ट में आपको कितने एटीपी मिलेंगे, ओनली 2 एटीपी, क्योंकि दो तो यूटिलाइज भी हुए थे, टोटल 4 बने थे, तो उसमें 2 माइनस कर दिए, तो आपके पास रिजल्ट में कितने मिले, 2 एटीपी। तो इट मींस अगर आपका ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, तब तो आपको रिजल्ट में इस ग्लाइकोलाइसिस से कितने मिलते हैं, 8 एटीपी। और अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो आपको एनर्जी का बहुत लो अमाउंट यानी 2 एटीपी वहां पे रिसीव होते हैं। बेटा क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ आई ये चीज, क्लियर हुआ बेटा सभी को, बेटा ये बात क्लियर हुआ सभी को।
बेटा संजय, आयुष, गौरव, महक, लोकेश, बेटा सभी को क्लियर हुआ है? सारी ये चीजें क्लियर होगी बेटा? ओके, तो ये चीजें हमने देख ली ना। तो अब हम इसको आगे रिटर्न में देखते हैं, बाकी फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर जब इसके अगली चीजें आएंगी क्रेब साइकिल, उसके साथ इसे इंटरकनेक्ट करेंगे, देन फिर ईटीएस, है ना। तो इस तरीके से आप फर्स्ट हेडिंग डालिए। फर्स्ट आपकी हेडिंग आनी चाहिए मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कहीं पर किसी को अभी डाउट है तो मुझसे क्लियर कर सकता है कि सर ये चीज हमें अभी भी क्लियर नहीं हुई। बेटा कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ये तो हेडिंग डालो आप। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी। और ईएमपी मींस एम्डन मेयर ऑफ पेरेंट्स पाथवे। बेटा क्लियरेंस है सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। राइट डाउन, राइट डाउन। हेडिंग आपने दे दी है, मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी एम्डन मेयर ऑफ पेरेंट पाथवे, राइट। नेक्स्ट, in all living organism, write down, in all living organism। बेटा क्लियर करो बेटा, सभी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई समझ में नहीं आया हो? सभी क्लियर हो गया बेटा? बोल के जवाब नहीं देते हो सारे, मतलब चैटिंग में ही देते हैं आंसर, है ना। चैटिंग में कौन देखता है बेटा? फिर मुझे मैसेज वाला ओपन करना पड़ता है। बोलने में सब दुखी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये मेरे लिए ठीक है, पर बोल के दोगे तो और मजा आएगा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आप सबको क्लियर हो गया कि ये हमारे पास टोटल साइकिल है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन एटम का होता है, राइट। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि आपको पता है ग्लूकोज का आपके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और लास्ट तक वो पहुंचता है तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और इस तरीके से उसके दो बन गए, एक तो ये बनाएगा साइकिल, और एक आपका ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएगा। सेम एज इट इज ये रिएक्शन चलती है, तो हमने उस रिएक्शन को इसी के ऊपर कॉपी कर दिया, और आपको लास्ट में 2 पायरुविक एसिड रिसीव मॉलिक्यूल रिसीव हो गए, राइट। तो तो टोटल आपने ये देखा कि हमें एक तो हमारा ये इसमें ना एक्चुअल में जैसे रीचेकिंग वाला स्टेप भी कह सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो स्टेप नंबर 1, ये वाला स्टेप आपका, एक फर्स्ट स्टेप, एक आपका सेकंड स्टेप, और एक आपका ये जो 10th स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये तीन जो स्टेप है, इसके बहुत बेसिक, इसके मेन स्टेप है। इन्हीं के थ्रू हम इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं और इनकी रीचेकिंग भी हो सकती है, राइट, इस साइकिल की। उसके अलावा मेन चीज है, हमने ये बात पता लगा कि हमारे पास स्टार्टिंग वाला जो ऊपर अपर फेज है उसमें तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ये आपका कैसा है, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर एक एनर्जी का मॉलिक्यूल लगा आपका एटीपी, यहाँ पे भी लगा। उसके बाद बाकी जो निचला स्टेप है, जो सेकंड हाफ है, उसके अंदर आपको एनर्जी रिसीव हो रही है। एक तो आपको 2 NADH मॉलिक्यूल रिसीव हो रहे हैं, 2 ATP के मिल रहे हैं, और 2 ATP ये मिल रही है। ये वाला तो कब आपको एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जब ये जाएगा किसके पास, ईटीएस के पास, और तब जब ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये फिर सारी जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कैसा हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आपकी क्रेब साइकिल आगे रन नहीं कर रही, तो इस ग्लाइकोलाइसिस से आपको सिर्फ एक मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने से आपको सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल रिसीव होंगे। और अगर आके साइकिल चल रही है, आगे ऑक्सीजन अवेलेबल है, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें अवेलेबल है, तब ये साइकिल आपको, मतलब सिर्फ ग्लूकोज ही जब तक पायरुविक एसिड तक पहुंचेगा तभी तक वो आपको कितने टोटल 8 ATP के मॉलिक्यूल जो आपको दे देगा, राइट। तो आगे कंटिन्यू करो। राइट डाउन, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, whether it is aerobic or anaerobic, in all living organism, whether it is, बेटा और वो आपका जो मॉक टेस्ट में था उसमें एंजाइम टॉपिक मैंने हटा दिया, सिर्फ आपका फोटोसिंथेसिस आएगा, राइट। सिर्फ फोटोसिंथेसिस के ही आपको जो 90 जो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, राइट। तो आपने सिर्फ वही स्पेसिफिक फॉर्म में वो देखना है। फिर जब नेक्स्ट मॉक होगा तो उसमें फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका वो ऐड कर देंगे, नेक्स्ट डाल देंगे जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, in all living organism, whether it is aerobic or anaerobic, again repeat, in all living organism, whether it is aerobic
or anaerobic, comma, the first step in cellular respiration, the first step in cellular respiration, the first step in cellular respiration is partial breakdown of glucose into pyruvic acid, into pyruvic acid. It is called glycolysis. It is called glycolysis. Again repeat, in all living organism, whether it is aerobic or anaerobic, the first step in cellular respiration, is a partial breakdown of glucose, is partial breakdown of glucose into pyruvic acid, comma, it is called glycolysis. It is called glycolysis. अब वो क्यों बोल रहा है पार्शियल, कहते हैं इसमें वो ये वर्ड यूज कर रहा है कि जो पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है ग्लूकोज का, क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपने देखा कि जब हम फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो उसमें 6 CO2 आपके यूटिलाइज हो रहे थे ना, तो वो एटमॉस्फेयर से अंदर गए हैं। तो अभी ये पार्शियल हुआ है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस अभी 10 फेज, अभी ये सिर्फ 10 फेज ही कंप्लीट हुए है ना। उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, अभी तक CO2 यहां से इवॉल्व निकली नहीं है ना, पफ आउट नहीं हुई। तो वो आप जब नेक्स्ट स्टेप में जाओगे क्रेब साइकिल में, तो वहां पर आप देखोगे CO2 के मॉलिक्यूल पफ आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, राइट। और फिर वहां पर उसका फुली जो ये ब्रेकडाउन है जो ग्लूकोज का, वो कंप्लीट होगा। यहां पर सिर्फ अभी तक सिर्फ कन्वर्शन ही हुआ है कि ग्लूकोज को आपने कन्वर्ट किया है पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, है ना, एक तो इस वाली साइकिल से और एक इस साइकिल से। तो आपको 2 पायरुविक मिले हैं और हर एक पायरुविक जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन एटम का है। तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन, और 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है। तो मतलब अभी ग्लूकोज का जो एटम है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट हुआ है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। नेक्स्ट लाइन, द ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फेज बिटवीन, द ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फेज, बेटा समझ आ रहा है सभी को? क्लियरेंस हो रही है सभी को? ओके, द ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो वो कहता है कि ये तो कॉमन फेज है, मे बी आप पे आपका जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक हो या नॉन एरोबिक हो, मतलब ये ऑक्सीजन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो है नहीं है, ये ऑक्सीजन अवेलेबल है तो भी रन करेगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी रन करेगी, ये जो पाथवे आपकी। द ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। The glycolysis is common phase between aerobic and anaerobic respiration. Next point. In anaerobic organism, in anaerobic organism, it is only process in respiration. तो अगर आपका ऑर्गेनिज्म एनरोबिक वाला है, मतलब उसकी वो ऑक्सीजन पर डिपेंड ही नहीं करता, तब सिर्फ यही चलती है, वहां पर यही अवेलेबल होगी। इन एनरोबिक ऑर्गेनिज्म it is only process, it is only process in respiration, it is only process in respiration, in respiration. Next point, the term glycolysis, the term glycolysis, तो आप इसमें देखते हो ग्लाइकोलाइसिस में 2 वर्ड आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, एक तो है ग्लाइसिस और एक लाइसिस और दूसरा ग्लाइको, ना। तो इसका मीन क्या होता है? शुगर, ग्रीक लैंग्वेज में। और जो लाइसिस वर्ड है उसका मीन होता है स्प्लिटिंग करना, है ना। तो हम स्प्लिट ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया? ग्लाइकोलाइसिस। 2 वर्ड इसमें इंक्लूड है, फर्स्ट वर्ड मीन शुगर एंड सेकंड वर्ड मीन स्प्लिटिंग, राइट। तो यहाँ पर हम शुगर की स्प्लिटिंग ही कर रहे हैं, राइट। तो द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, द टर्म glycolysis, the term glycolysis has originated, the term glycolysis has originated from Greek word, from Greek word glycose, from Greek word, from Greek word glycose,
is equal to sugar, comma lysis is equal to splitting. Next point. The scheme of glycolysis was given by Gustav Ambedin, comma Otto Meyerhoff and J. Perrin. Gustav Ambedin, comma Otto Meyerhoff और J. Perrin. So glycolysis is often called EMP pathway, है ना. तीनों के इसमें जो नेमिंग है वो इंक्लूड होगी. EMP जो तीनों साइंटिस्ट थे. The scheme of glycolysis was given by Gustav Emden, Otto Meyerhoff and J. Perrin. So glycolysis is often called EMP pathway. Next point. In plant, the glucose is derived from sucrose. In plants, the glucose is derived from the glucose is derived from sucrose. In plant, the glucose is derived from sucrose. ब्रैकेट में करना, product of photosynthesis. In plant, the glucose is derived from sucrose. ब्रैकेट में करना, product of photosynthesis. ब्रैकेट में. In plants, the glucose is derived from sucrose. ब्रैकेट में करो, product of photosynthesis. ब्रैकेट close. Or from starch. ब्रैकेट में करो, storage of carbohydrate. और फ्रॉम स्टार्च, ब्रैकेट में स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि जो प्लांट सेल है उसके पास जो ये जो ग्लूकोज आ रहा है उसे कहां से आ रहा है. दो जगह से आ सकता है. एक तो डायरेक्ट जो बन रहा है आपका, राइट, सुक्रोज डायरेक्ट बनता है जब फोटोसिंथेसिस चलती है एंड पॉइंट पे. और उसके अलावा अगर जो उसके पास स्टोर, अगर लाइट रिएक्शन नहीं चल रही है अभी, और तो उसके मतलब आपका डे टाइम नहीं है, नाइट है, तो वहां पर जो अवेलेबल स्टोरेज फूड प्रोडक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा वहां पे, स्टार्च. तो स्टार्च से वो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को कन्वर्ट करेगा आपके ग्लूकोज के अंदर, तो वहां से रिसीव कर लेगा. सेम अगर हम बात करें, ये तो प्लांट केस में तो आपको पता है कि फूड अवेलेबल है ना. अगर हम बात करें जो आपकी ह्यूमन के अंदर, अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर आपको पता है इस तरीके से. देखो मैं इंटरकनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो दोनों के लिए कॉमन है ना. इस तरीके से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है, सॉरी लिवर होता है. और लिवर में आपके पास क्या है, आपके पास लिवर के पास इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक सेल्स, राइट. तो जो भी आपने यहाँ पे जो फूड लिया और जो यहाँ डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्ट होके वो सारा का सारा कहाँ गया, आपके लिवर के पास, है ना. और लिवर ने क्या किया, जैसे अब मोनोमेरिक यूनिट आप सारी रिसीव करते हो, या तो आपके पास या इसमें ग्लूकोज जाएगा, और ग्लूकोज के अलावा इसमें क्या जा सकता है, आपके पास फ्रक्टोज जा सकता है, और फ्रक्टोज के साथ क्या और क्या जा सकता है, गैलेक्टोज. ये सारे मोनोमेरिक यूनिट है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, है ना. तो इन तीनों को हमारी जो लीवर के पास हो जाता है. और लीवर में क्या होता है, जब क्योंकि आप सारा जो ग्लूकोज है वो यूज तो नहीं करते, ज्यादा जो अमाउंट है उसको ग्लूकोज को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इनके अंदर. वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में. और जो बाकी आपका है वो कहाँ चला जाएगा, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में. ये मान लो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारा का सारा जो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज यहाँ गया, फ्रक्टोज यहाँ आया और ग्लैक्टोज यहाँ आया. तो फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आपकी जो लिवर सेल्स होती है उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को पहले तो रिसीव करें
और बाद में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आगे सेंड कर दे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को। और जो डायरेक्ट ग्लूकोज आया है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में है तो उसको पहले स्टोर कर लो ग्लाइकोजन में, और जो रह गया उसको आगे भेज दो। तो इस तरीके से ग्लूकोज फिर आपके वहां जाता रहेगा, राइट। तो आपके हर एक सेल के पास पहुंच जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से। तो ये चीज रखना कि जैसे आपने जो फूड को डाइजेस्ट किया है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों चीजें होती हैं। तीनों को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और तीनों जब लिवर सेल उनको रिसीव करता है तो जब ग्लूकोज का ज्यादा अमाउंट है तो उसे ग्लाइकोजन में अपने पास स्टोर कर लेगा, और जब अगर आपके ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है तो उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा फिर से ग्लूकोज में, या आप फास्टिंग में हो तो वो ग्लाइकोजन वापस देगा आपको। और जो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है उनको आपका लिवर सेल कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, राइट। तो ये सारे प्रोसेस आपका लिवर सारा कर लेता है। तो ये चीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू, नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा ये चीज क्लियर होगी सभी को, ये पता लगा आप लोगों को ये क्या समझाया मैंने? बेटा क्लियर हुआ ये कुछ? ओके। तो नेक्स्ट आप आगे कंटिन्यू करो। सुक्रो, क्यों हम बस ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को शो कर रहे हैं आपके एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। प्लांट सेल में तो आपको पता है साथ ही साथ प्लांट वो चल रही है फोटोसिंथेसिस, तो उसको मिल गया। और इसमें क्या होगा कि इस तरीके से इसको सेल, हर एक सेल को सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलेगा। और एक चीज याद रखना कि जो ये जो आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, किसकी कैपिलरी मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स में। वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के मतलब जो ग्लूकोज का लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल आपकी कैपिलरी मेम्ब्रेन में है, और ये आपकी टिश्यू है या ये जो आपकी सेल है, तो जब ये क्रॉस करेगा तो पहले क्या आएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। यहाँ पर क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कई बार क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में क्या कुछ इनकी कंसेंट्रेशन में चेंज होता है क्या ग्लूको? तो ये याद रखना कि जो कैपिलरी, जो आपकी मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो ग्लूकोज का जो मूवमेंट है वो फ्री होता है, उस वो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब जितना ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन यहाँ अवेलेबल होगी उतनी ही कंसेंट्रेशन ग्लूकोज की यहाँ अवेलेबल होगी। हाँ, बट जो आपकी सेल है या कोई टिश्यू सेल है उसके अंदर और आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफरेंस होगा, क्योंकि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है और उसको फिर किसी न किसी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से ही उसको एंटर, या कोई उसका जो पर्टिकुलर उसके उसके पास जो ट्रांसपोर्टर होगा उसकी हेल्प से ही हम ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल सकते हैं। वो अलग मैकेनिज्म है, वो फैसिलिटेट हो सकता है, या सोडियम आयन के साथ अटैच होकर अंदर जा रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन बाकी आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन होती है और जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है वो एज इट इज सेम रहेगी आपकी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इनवर्टेज। सुक्रोज मतलब जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो पहला प्रोडक्ट बना था, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट जो फूड की फॉर्म में बना, ग्लूकोज तो बनता है बाद में वो कंबाइंड हो जाता है और किस में कन्वर्ट होता है? सुक्रोज में। अब वो आपके पास फूड है, अब फूड को वापस क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सुक्रोज को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो उसमें एंजाइम आपकी यूज करना पड़ेगा, इनवर्टेज एंजाइम, राइट। तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase. Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase, and these two monosaccharide, आपका जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपको रिसीव हुआ है, and these two monosaccharide enter the glycolytic pathway, फिर वो इस पाथवे में एंटर कर जाएंगे। and these two monosaccharides and these two monosaccharides enter the glycolytic pathway, एंटर दी ग्लाइकोलिटिक पाथवे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बात की थी कि एनर्जी आप स्टार्टिंग में पहले तो आप ग्लूकोज को यूज करते हो, अगर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हो एनर्जी के लिए, है ना। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसको करोगे? फैट को। और ये अवेलेबल नहीं है तो किसको करोगे? प्रोटीन को। और ये प्रोटीन और फैट कब यूटिलाइज होते हैं? जब आपको मतलब प्रोटीन तो तब होगी जब स्टारवेशन पीरियड आ गया है, और फैट और ये तो कर भी लेते हैं कई बार, फैट तो नॉर्मल भी बॉडी यूज करती रहती है एज एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन जो फैट और प्रोटीन है ये कब कहाँ जाके यूज होते हैं? पायरुविक से अगला स्टेप आता है, मतलब कुछ कुछ फैट्स तो ऐसी हैं जो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनके लिए अलग पाथवे है। और जो प्रोटीन है वो आगे जाके, जब आप देखो क्रेब साइकिल जब आपने पढ़ा, जब देख स्टार्ट करते हो तो हम उसमें एसिटल कोएंजाइम ए बनता है, आपको याद होगा। जब क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है तो उसमें एसिटल कोएंजाइम ए, क्योंकि उसी की स्टार्टिंग से आपकी पूरी जो क्रेब साइकिल है वो स्विंग करती है, स्विंग करती है ना, उसमें पूरा साइकिल बनता है। तो उसको स्विंग कराने के लिए आपको उसमें एक एक ड्रॉप क्या डालना पड़ता है, मतलब एक एक उसमें
जो आपका एसिल कोएंजाइम ए है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल, सॉरी हाँ 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो उसके आपको ड्रॉप डालनी पड़ती है, तो वो जो एसिल कोएंजाइम ए है वो बन जाता है इस प्रोटीन से। काफी एंजाइम्स की हेल्प से आप प्रोटीन को कन्वर्ट कर सकते हो उस क्या बोलते हैं एसिल कोएंजाइम ए के अंदर, और फिर आपकी क्रेब साइकिल रन कर जाती है और फिर आगे का काम शुरू हो जाता है, तो वो अलग चीज है। तो इस तरीके से ग्लूकोज, वैसे बेसिकली जो आपकी नॉर्मल सेल, जब खाना आपके पास प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल है तो आप ग्लूकोज को ही एज अ फूड यूज करते हो, और प्लांट के केस में जाए तो वहां पर आपके पास सुक्रोज की फॉर्म में वो अवेलेबल है, और उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, राइट। तो again repeat, sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase, and these two monosaccharides enter the glycolytic pathway. Next point. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell. बहुत important. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, comma, दिस प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये प्रोसेस तो ऑक्सीजन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, अब आपको खुद भी दिख रहा है यहाँ ना तो उसका यूटिलाइजेशन हुआ ना इसका इवोल्यूशन, कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपके सेल के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, इस रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन जो ऑलवेज रन करेगी, राइट। ऑक्सीजन है तो आपको अच्छी एटीपी प्रोवाइड होगी, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर लो अमाउंट प्रोवाइड होगी, और अगर लो अमाउंट में प्रोवाइड हो रही है तो इट मींस या तो वो कोई आपकी ऐसी स्पेशल सेल है जो उस कंडीशन के अंदर आ गई है, मतलब स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आ गई है, ऑक्सीजन स्ट्रेस हो गया उसको, या फिर आपको हाइपो ऑक्सीमिया हो गया, तब वो ऐसा हो सकता है, या फिर आप मतलब हायर वो कर रहे हो, क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्क कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, या फिर आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, या कोई आपका ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपके एंडोपैरासाइट्स है, उनके अंदर ये काम हो सकता है, तब तो पास बात ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ सेल में आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस है विद क्रेब साइकिल और ईटीएस रन करती है, और आपको प्रॉपर अमाउंट में एटीपी प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो आपकी एनिमल सेल है। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म, glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, comma, this process is independent of oxygen. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell, comma, this process is independent of oxygen. This process is independent of oxygen, comma, it mean it can occur in both condition. It can occur in both condition, comma, presence of oxygen or absence of oxygen, comma, presence of oxygen or absence of oxygen. Next point. It involve a series of 10 biological enzymatic reaction. It involve a series of, next point, it involve a series of 10 biochemical enzymatic reaction. It involve a series of 10 biochemical enzymatic reaction in cytoplasm. It involve, अब आप देख रहे हो ना 10 स्टेप में हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्टेप में होने वाली एक बायोसिंथेटिक रिएक्शन है। It involve a series of 10 biochemical enzymatic reaction in cytoplasm. 10 biochemical enzymatic reaction in cytoplasm. Next point. Again repeat. It involve a series of 10 biochemical enzymatic reaction in cytoplasm. Next point. Glucose and fructose has phosphorylated टू गिव राइज। अब फॉस्फोराइलेट का मतलब क्या हो रहा है, आप उसको फॉस्फेट दे रहे हो, उसकी मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट अटैच कर रहे हो, तो आपने देखा ना यहाँ पहले इसका नाम सिंपल था ग्लूकोज, अब ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज का जो 6 नंबर का जो कार्बन है उस पर आपने एक फॉस्फेट अटैच कर दी, उसके ऊपर आपने क्या कर दी, एक फॉस्फेट अटैच कर दी। अगर आप यहाँ देखो तो आप क्या कर रहे हो कि मैं अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आपका ग्लूकोज था, अब आपको पता है ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6 मॉलिक्यूल,
ये मैंने 6 मॉलिक्यूल बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का कार्बन है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ तो उसने पहला बोला कि मैंने उसको एटीपी दी, मतलब एटीपी जब उसने आपने उसके अंदर ऐड की, एटीपी की हेल्प से आपने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, मीन्स उसका आपने फॉस्फोराइलेशन किया है, और फॉस्फोराइलेशन किस पॉइंट पर हुआ है, उसके 6 नंबर कार्बन पर थे, यानी कि यहाँ पर क्या लग गया, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। इसको कहते हैं अब इस मॉलिक्यूल का आप क्या नाम दे रहे हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर ये पी नहीं होगा तो ये ग्लूकोज है, और अगर इसमें पी अटैच हो गया, फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो गया, तो उसको क्या बोलोगे आप, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ग्लूकोज, राइट डाउन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैज फॉस्फो, अगेन रिपीट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैज phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate। मतलब कहने का मतलब, मैं फ्रक्टोज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार वो रिएक्शन फ्रक्टोज की भी हेल्प से भी चालू हो जाती है। तो फ्रक्टोज यहाँ लिखो, फ्रक्टोज को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर डायरेक्ट यहाँ से वही चेन सेम स्टार्ट होगी। मतलब आप जैसे ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर रहे हो, वैसे आप फ्रक्टोज को फॉस्फोराइलेट करोगे तब भी आपको, अभी तो आपको मिला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जब अगर आप फ्रक्टोज को अगर आप फॉस्फोराइलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोज को जब आप फॉस्फोराइलेट करोगे तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल जाएगा, है ना। तो आप दोनों, क्योंकि दोनों को केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, मतलब उसका अगर आप केमिकल फॉर्मूला देखो, बट स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है, बाकी सारी चीजें सेम है, जो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स है डिफरेंट डिफरेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो सेम टू सेम है, राइट, बस उनकी क्या है, अलाइनमेंट अलग अलग है। तो वो कहता है ग्लूकोज को जब आप फॉस्फोराइड कर रहे हो तो ये मिलेगा, और फ्रक्टोज को करोगे तो क्या मिलेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो राइट डाउन, glucose and fructose has phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate respectively by activity of enzyme by activity of enzyme hexokinase। हेक्सोकाइनेज। बेटा क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है बेटा, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। Glucose and fructose has phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase, right? एंजाइम हेक्सोकाइनेज हेल्प कर रहा है हमारा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, या फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में भी हेक्सोकाइनेज आपकी, हेक्सो मतलब ऐसा एंजाइम जो 6 कार्बन के ऊपर काम कर रहा है, उसे कहते हैं हेक्सो। हेक्सो का मतलब क्या, 6 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फॉस्फोराइलेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस फॉस्फोराइलेटेड, अब ये फॉस्फोराइलेटेड होगी ना फॉर्म, क्योंकि एटीपी आपने इसमें ऐड की, और एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच कर दिया, और एटीपी में कन्वर्ट होगी, वो कंज्यूम्ड होगी एटीपी आपकी। तो अब आपके पास ये क्या मिल गया, फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज। दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस, अब इसमें आइसोमरेज एंजाइम लगेगा, ये आइसोमराइज करेगी अपने आप को, अपने आइसोमराइजेशन चेंज कर रही है और कन्वर्ट कर इसमें हो रही है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। This phosphorylated form of glucose, this phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce, this phosphorylated form of glucose then isomerizes to produce fructose 6 phosphate, fructose 6 phosphate, comma, comma, subsequent step of metabolism, comma, subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same। तो कहता है बाकी जो आगे वाले जो सब अब जो स्टेप आएंगे वो एज इट इज सेम ही होंगे, क्योंकि जब आपके पास फ्रक्टोज 6, क्योंकि जब आप फ्रक्टोज वाली लाइन चल रहे हो, अगर आप फ्रक्टोज को आपने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यही फिर आगे तो वो सेम ही चलेगा ना सारा काम। तो इसलिए वो कह रहा है दिस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइजेस टू प्रोड्यूस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate, comma, subsequent step subsequent step of metabolism, subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same, subsequent step of metabolism of glucose and fructose are same। Next point, the various step of glycolysis, the various step of glycolysis are depicted in following figure, the various step of glycolysis are depicted in following figure। In glycolysis the various step
of glycolysis are depicted in following figure. In glycolysis, a chain of 10 reaction, a chain of 10 reaction under the control of different enzyme, a chain of 10 reaction, a chain of 10 reaction under the control of different enzyme, under the control of different enzyme, comma, take place to produce, take place to produce pyruvate from glucose. A chain of 10 reaction under the control of different enzyme take place to produce pyruvate, take place to produce pyruvate, या उसको pyruvic acid दोनों कह सकते हो, to produce pyruvate from glucose, from glucose. तो कहता है ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्कीम है उसमें 10 स्टेप में ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइज कर रहे हैं किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी इज यूटिलाइज्ड. नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे सारे आगे नेक्स्ट वाले पॉइंट. एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप. एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट 2 स्टेप, कॉमा, फर्स्ट इन द कन्वर्शन ऑफ. अब देखो आपको पता है, एक तो आप ये जो पहला स्टेप है आपका, जब आप ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हो, और तीसरा स्टेप जब आप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना. अब आप देखो तो यहाँ हमारे पास, अगर मैं ये बात करूं, जो आपके पास ये है ना, ये आ गया आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था. अब आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये आपका आ गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. अब आप बात करें फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो 1, बिस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक फॉस्फेट ये लगा हुआ, एक फॉस्फेट ये, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. तो ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें भी 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो फ्रक्टोज का फर्स्ट कार्बन और फ्रक्टोज का 6th नंबर का कार्बन है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट. तो ये आपके क्या हो गए, राइट. तो इस तरीके से ये था आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और ये क्या हो गया आपका फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, एटीपी इज यूटिलाइज्ड एट द 2 स्टेप, कॉमा, फर्स्ट इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. पहला स्टेप में जहां पर यहां पर सबसे पहले आपको एटीपी यूज हुई है आपकी, फर्स्ट स्टेप इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड सेकंड इन द कन्वर्शन ऑफ, and second in the conversion of fructose 6 phosphate, conversion of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate, 1,6 bisphosphate, राइट. तो ये दो ऐसे स्टेप है जहां पर एटीपी आपकी यूटिलाइज हुई है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रक्टोज 1,6 bisphosphate, the fructose 1,6 bisphosphate, next point, is split into is split into dihydroxyacetone phosphate, split into dihydroxyacetone bisphosphate. अब ये भी याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना आप, ग्लूकोज आपका 6 मॉलिक्यूल का है, ये भी 6 कार्बन एटम, ये भी 6 कार्बन एटम, ये भी 6 कार्बन एटम. अब ये जो 6 कार्बन एटम आपका यहाँ पे स्प्लिट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम. तो एक तो बना आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन, ये कितना आपका 3 कार्बन का, और ये भी कितने का है 3 कार्बन. तो मतलब जो 6 मॉलिक्यूल थे ना आपके, अब वो स्प्लिट करके आगे, वो स्प्लिट करके क्या हुआ, अब आपके ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, वो कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. तो एक, अब ये दो जो कार्बन चेन थी ना आपका, कार्बन स्केलेटन था 6 कार्बन एटम का, वो अब एक तो ये बन गया आपके पास इस तरीके से, वो दो में स्प्लिट हो गया, राइट. ये भी 3 कार्बन का है और ये भी 3 कार्बन का है,
मतलब जो 6 कार्बन की जो चेन चल रही थी कार्बन स्केलेटन, अब वो 2 में कन्वर्ट हुआ है, एक यहाँ और एक। और जब आपको पता है कार्बन जब ब्रेक करता है, जब कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो नो डाउट इस स्टेप में आपके पास एनर्जी 101% आपको रिसीव होगी, और वो आपको ये मिलेगी आगे, राइट। जैसे आप ये स्प्लिट करेगा, फिर आपको वो एनर्जी आगे प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट is split into dehydroxyacetone. The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetone phosphate, dihydroxyacetone phosphate, and 3-phosphoglyceraldehyde, and 3-phosphoglyceraldehyde. Again repeat, fructose 1,6 bisphosphate converted into या split into dihydroxyacetone phosphate, एंड इसको ऐसे भी, जैसे मैंने लिखा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ब्रैकेट में कर देना, ब्रैकेट कैपिटल में PgAl, कैपिटल में PgAl, क्या बोल सकते हो उसको आप शॉर्टकट में, PgAl। जैसे ये लिखा ना आपने, यहाँ लिखा DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये आपका क्या हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक ही नेमिंग है, आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वी फाइंड दैट, नेक्स्ट पॉइंट, वी फाइंड दैट, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप, we find that there is one step where NADH2 is formed। तो ये स्टेप आपके पास एक स्टेप है, जब आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, इस स्टेप के अंदर आपको NADH मिलते हैं, NADH2। we find that we find that there is one step, we find that there is one step where NADH2, where NADH2 is formed from, is formed from NAD positive, NAD positive। Again repeat, again repeat, we find that there is one step, मतलब हमें एक साइकिल के अंदर एक स्टेप ऐसा भी मिलता है जहां पर आपका हमें क्या रिसीव होता है, NADH2। तो we find that there is one step where NADH2 is formed, NADH2 is formed from NAD positive, from NAD positive, comma, this is when, this is when 3-phosphoglyceraldehyde, this is when 3-phosphoglyceraldehyde means PgAl is converted to, is converted to 1,3 bis-phosphoglyceric acid, is converted to, is converted to 1,3 bis-phosphoglyceric acid, is converted to 1,3 bis-phosphoglyceric acid। और अगर आपको उसको शॉर्टकट में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, BI यानी बिस मतलब बाई, और PGA बिस मतलब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। या क्योंकि यहाँ फॉस्फेट 2 है ना, इसलिए। अब अगले वाले में यहाँ पर जो आपके पास एक यहाँ जो अब ये जो आगे जो कन्वर्शन चल रहा है, यहाँ पर क्या है, इसमें क्या हुआ है आपको, यहाँ बोल रहा है 1,3 बिस, तो यहाँ एक तो 1 पे लगा हुआ है और एक लास्ट वाले पे। जब नेक्स्ट वाले पे आओगे तो वहां पर एक ही पे रह जाएगा, नेक्स्ट जो कन्वर्शन होगा यहाँ आपके पास एक फॉस्फेट रह जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे फॉस्फेट कम होते जा रहे हैं ATP जनरेट होते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन रिपीट, वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप where NADH2 is formed from NAD positive, comma, this is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 bis-phosphoglycerate, 3-phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 bis-phosphoglyceric acid या 1,3 bis-phosphoglycerate। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 2 redox equivalent,
Next point, two redox equivalent are removed two redox equivalent are removed ब्रैकेट में करना in the form of two hydrogen atom, टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स, ये जो टू पॉजिटिव एच निकले इनकी बात हम डिस्कस कर रहे हैं. टू रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड ब्रैकेट में इन द फॉर्म ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, in the form of two hydrogen atom bracket close from PgAl glyceraldehyde 3 phosphate या 3 phosphoglyceraldehyde from PgAl and transfer to a molecule of NAD positive तो वो क्या कहता है कि यहां से जो दो हाइड्रोजन एटम है वो किस पे शिफ्ट हो गए, NADH मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, दो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज किए और वो किसको रिसीव हो गए, NAD पॉजिटिव को रिसीव, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADH पॉजिटिव के अंदर. तो two redox equivalent are removed in bracket में in the form of two hydrogen atom bracket close from PgL and transferred to a molecule of NAD positive comma PgL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into 1,3 bis phosphoglyceric acid. वो कहता है कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है 3 फॉस्फेट, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और साथ ही साथ दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से ये अब कन्वर्ट हो गया 1,3 bis phosphoglyceric एसिड के अंदर, क्योंकि इसके पास तो क्या था, एक ही फॉस्फेट था. अब यहां से इसने क्या किया, इसको दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हुए हैं, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, द कन्वर्शन ऑफ BIPGA, the conversion of 1,3 bis phosphoglyceric acid to 3 phosphoglyceric acid PGA, the conversion of BIPGA to capital PGA, the conversion of BIPGA to PGA is also an energy yielding process, is also known as energy yielding process. The conversion of BIPGA to PGA is also known as energy yielding process, क्योंकि आपको यहाँ पे ATP जो कैश एनर्जी है वो डायरेक्ट मिल रही है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ये याद रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मीन होता है कि आपको सबस्ट्रेट लेवल मतलब जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, जैसे ये क्या आपका सबस्ट्रेट है, ये कन्वर्ट हो रहा है अगले प्रोडक्ट के अंदर, तो इसी लेवल के ऊपर सबस्ट्रेट लेवल पर ही आपको एनर्जी एज अ डायरेक्ट कैश फॉर्म में मिल जाए, एटीपी की जनरेशन हो जाए, तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और ऐसे स्टेप आपको एक और मिलेगा जो आपका लास्ट स्टेप है. तो this is also known as energy yield, the conversion of BIPGA to PGA is also known as energy yielding process, this energy is trapped by the formation of ATP. This energy is trapped by the formation of ATP. This energy is trapped by the formation of ATP, another ATP is synthesized during the conversion of the another ATP is synthesized. वो कह रहा है जो एक तो ये बन गई, जो दूसरी ATP जो बनेगी वो कब बनेगी, लास्ट वाले स्टेप पे, राइट. और याद रखना इस स्टेप पे एक ही ATP बन रही है, बन आपकी एक ही लिखा मैंने यहाँ पे 2 ATP है, वो 2 ATP इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक वाली साइकिल ये इसके ऊपर कॉपी की हुई है मैंने, इसलिए ये वाली साइकिल को मैं यहीं शो कर रहा हूँ और जो इसकी ATP यहाँ बन रही थी वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 2 ATP लिखी है. अदरवाइज जब आपका बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ लिखा है 2 मॉलिक्यूल, जब 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो 2 ATP रिसीव होंगे. अगर यहाँ 1 मॉलिक्यूल लिखा होता तो 1 ATP, एक्चुअल में एक ATP आपकी इवॉल्व हो रही है जब आपका एक जो आपका बिस PGI मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है आपके PGA के अंदर, राइट. Again repeat, the conversion of BIPGA to 3 phosphoglyceric acid is also an energy yielding process, this energy is trapped by the formation of ATP. This energy is trapped by the formation of ATP, another ATP is synthesized
another ATP is synthesized during the conversion of PEP, during the conversion of PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, इसको बोलते हैं शॉर्टकट में पैप। पैप को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पायरुविक एसिड में। अनदर एटीपी इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ पैप टू पायरुविक एसिड, टू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इन द ग्लाइकोलिसिस, in the glycolysis no consumption of oxygen, in the glycolysis no consumption of oxygen and no liberation of CO2 take place। तो देख रहे हो पूरी रिएक्शन में ना तो आपकी CO2 पफ आउट हुई और ना ही आपकी जो ऑक्सीजन है उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ, कहीं उसका यूटिलाइजेशन हुआ, है ना। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है जहां पर ऑक्सीजन यूज हो, है, तो यहाँ तो कहीं लगी नहीं, तो इसलिए ये डिपेंड ही नहीं करती ऑक्सीजन के ऊपर। अगेन रिपीट, इन ग्लाइकोलाइसिस no consumption of oxygen, no consumption of oxygen and no liberation of CO2 take place। In glycolysis no consumption of O2 and no liberation of CO2 take place। Next point, next point, in glycolysis, in glycolysis one glucose, in glycolysis one glucose, ब्रैकेट में करना 6 कार्बन, वन ग्लूकोज ब्रैकेट में करना, वन ग्लूकोज ब्रैकेट में करना 6 कार्बन। इन ग्लाइकोलाइसिस वन ग्लूकोज ब्रैकेट में 6 कार्बन ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ब्रैकेट में करना 3 कार्बन, 2 molecule of pyruvic acid, right? तो one molecule of glucose of 6 carbon converted into 2 molecule of pyruvic acid ब्रैकेट में 3 कार्बन, pyruvic acid ब्रैकेट में 3 कार्बन, known as partial oxidation। in glycolysis one glucose break down into 2 molecule of pyruvic acid ब्रैकेट में 3 कार्बन, known as partial oxidation। तो ये क्या हुआ है, अभी partial oxidation हुआ है, right? known as partial oxidation। next point, next point, pyruvic acid is the key product of glycolysis। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको हाईलाइट भी कर दो, इसको अंडरलाइन भी कर दो, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस का की प्रोडक्ट क्या है, तो वो कौन है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, pyruvic acid is the key product of the glycolysis। next point, next point, 2NADH2 ये वाले, ये जो 2NADH2 यहाँ पे जो आपको प्रोड्यूस हुए ये कहां जाते हैं, ETS साइकिल के ऊपर, राइट, और वहां जाके इस चेक से आपको कैश मिलता है एटीपी की फॉर्म में। ये आपकी किस, ये क्या कौन सी फॉर्म है आपकी एनर्जी की, एक चेक फॉर्म है, राइट, डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकती सेल जब तक ये एटीपी में कन्वर्ट नहीं होगी। जब ये एटीपी में कन्वर्ट होगी तब इसको जो यूज कर सकती है सेल साइकिल, जो सेल आपके अपने किसी काम के अंदर। राइट डाउन 2NADH2 प्रोड्यूस, 2NADH2 produced during the process, 2NADH2 produced during the process। तो ये बना यहाँ इस प्रोसेस के अंदर ये बनते हैं, 2NADH2 produced during the process enter into the ETS, enter into the ETS ब्रैकेट में करना in mitochondria। 2NADH2 produced during the process enter into the ETS, enter into the ETS ब्रैकेट में करो in mitochondria, in mitochondria ब्रैकेट क्लोज, to produce 4 ATP, to produce 4 ATP। कई बार तो जब ये जो 2NADH2 दो मॉलिक्यूल बने आपके पास, 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे रिसीव हुए NADH2 के, जैसे वो ATS पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगी 4 ATP। ये 4 ATP कब मिलेगी, ब्रैकेट में करो, ये आपने लिखा है 2NADH2 produced during the process enter into ETS ब्रैकेट में in mitochondria ब्रैकेट क्लोज, to produce 4 ATP,
टू प्रोड्यूस 480 ब्रैकेट में इफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज प्रेजेंट। आपको 480 कम रिसीव होंगे, ब्रैकेट में करना if glycerol phosphate shuttle is present, if glycerol phosphate shuttle is present, bracket close, अंडरलाइन भी कर देना उसको, if glycerol phosphate shuttle is present, और ब्रैकेट क्लोज, और 6 ATP, और 6 ATP मतलब आपका जो, जब आपको एक NADP H2 क्या दे, 2 ATP, और सेकेंड टर्म जब आपका एक NADH2 आपको क्या दे, 3 ATP। तो 2 ATP कब दे रहा है वो, जब आपका कौन सा शटल ओपन है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल इज प्रेजेंट। और दूसरी बात, क्योंकि हमें तो टोटल 2 मिले हैं ना, 2 रिसीव हुए हैं, तो इसीलिए फिर उसका उतना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी बात बोल रहा है, इफ 6 ATP, इफ 6 ATP ब्रैकेट में करना, इफ मैलेट एस्पार्टेट शटल इज प्रेजेंट, इफ ब्रैकेट में करो, इफ मैलेट एस्पार्टेट शटल, इफ मैलेट एस्पार्टेट शटल मतलब अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल अगर आपकी प्रेजेंट है तो आपकी एक NADP से 3 ATP प्रोड्यूस होंगे, और आपके ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल अगर प्रेजेंट है तो आपको एक NADH2 से ओनली 2 ATP की फॉर्मेशन होगी, राइट। तो नॉर्मली जो ज्यादा जो प्रेजेंट होती है वो होती है मैलेट वाली, तो इसलिए आपको एक NADH2 से 3 ATP नॉर्मली रिसीव होते हैं। इफ मैलेट एस्पार्टेट शटल इज प्रेजेंट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, दिस ATP फॉर्मेशन, दिस ATP, अब ये ATP जो आपको कहां मिली, ये ATP एक्चुअल में ये जो आपके NADH2 है ये कहां चले गए, ये गए हैं आपके इलेक्ट्रॉन, जो आपकी ETS है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर गए हैं, और वहां पर आपको लास्ट में इसने आपको ATP रिसीव किए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगेन रिपीट, टू NADH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंटर इनटू ETS to produce 4 ATP, to produce ATP ब्रैकेट में if glycerol phosphate shuttle is present ब्रैकेट क्लोज, और 6 ATP, और 6 ATP ब्रैकेट में if malate aspartate shuttle is present ब्रैकेट क्लोज, this ATP formation is called as, इस टाइप की ATP, एक तो डायरेक्ट मिल रही थी उसे तो कहते थे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और ऐसी ATP जो हमें इस तरीके से मिले उसको क्या बोलते हैं हम सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं, is called oxidative phosphorylation, is called oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation। next point सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये जो यहां हमने जो बात की थी जो हमें डायरेक्ट मिल रही है वो सबस्ट्रेट के लेवल पर ही मिल जा रही है, हमें इसी लेवल के ऊपर, हमें कहीं जाने नहीं पड़ रहा नेक्स्ट लेवल पे। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, नेक्स्ट पॉइंट, सब इसको अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन व्हेन सबस्ट्रेट रिलीज एनर्जी, यहां सबस्ट्रेट ही रिलीज कर रहा है एनर्जी डायरेक्ट ATP की फॉर्म में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कॉमा, व्हेन सबस्ट्रेट रिलीज एनर्जी, व्हेन सबस्ट्रेट रिलीज एनर्जी फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP, फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP, again repeat, substrate level phosphorylation comma when substrate release energy for phosphorylation of ADP। अब यहां पर क्या हो रहा है, ADP का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, ADP को एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ADP का फॉस्फोराइलेशन, राइट। when substrate release energy for phosphorylation of ADP ब्रैकेट में करना, formation of ATP, again repeat, when substrate release energy for phosphorylation of ADP ब्रैकेट में करना, formation of ATP ब्रैकेट क्लोज, विदाउट ETS, विदाउट ETS, वहां ETS की जरूरत ही नहीं पड़ रही, बिना ETS के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाना नहीं पड़ रहा, आपको डायरेक्ट यही ATP मिल रही है। विदाउट ETS is called, without ETS is called as substrate level phosphorylation, is called substrate level phosphorylation, comma,
फॉर्म 4 एटीपी, अब आपको पता है यहाँ 4 एटीपी बनती है टोटल, फॉर्म 4 एटीपी कॉमा 2 एटीपी कंज्यूम्ड, फॉर्म 4 एटीपी कॉमा 2 एटीपी कंज्यूम्ड, so 2 ATP gained by, so 2 ATP gained by substrate level phosphorylation, so 2 ATP gained by substrate level phosphorylation, 2 ATP gained by सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ब्रैकेट में करना डायरेक्ट गेन, जो आपको 2 एटीपी मिली ना वो डायरेक्ट, क्योंकि आपके टोटल 4 तो आपकी बनी और 4 में से 2 ये जो ऊपर 2 यूटिलाइज हुई थी, कंज्यूम हुई थी, उनको माइनस कर दो, तो जो नेट गेन आपको हुआ वो कितने का हुआ, 2 एटीपी का। अगेन रिपीट, कॉमा व्हेन सबस्ट्रेट्स release energy for phosphorylation of ADP, bracket में formation of ATP without ETS is called as substrate level phosphorylation, comma form 4 ATP to 2 ATP, form 4 ATP, comma 2 ATP consumed, so 2 ATP gained by सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बेटा इतना सबको क्लियर हो गया बेटा, ये सारी चीजें क्लियर होगी बेटा आपको, बेटा बाकी सभी को भी क्लियर हुआ है, सभी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, सभी को कंफ्यूजन क्लियर हुआ है? ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये लगभग लगभग ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गई। अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साइकिल के अंदर, जो आपकी ये जो पाथवे है आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई है। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, सर ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई, तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडिंग दीजिए कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इन ग्लाइकोलाइसिस, इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, अब आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप, ये कैसे है? इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट कॉमा थर्ड एंड लास्ट स्टेप आर आर इरिवर्सिबल, ये कैसे है? ये बैक डायरेक्शन में नहीं जाते है ना, बाकी सारे देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये कैसा है? इरिवर्सिबल, तीनों ये स्टेप, एक फर्स्ट वाला, एक आपका सेकंड, ये थर्ड वाला स्टेप और एक लास्ट। इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट स्टेप आर इरिवर्सिबल, कॉमा दीज आर कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आपसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि कंट्रोल पॉइंट वाले जो स्टेप है वो कौन से आपके वाले है ना, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड और लास्ट स्टेप। In glycolysis, first, third, and last step are irreversible, comma, these are control point of glycolysis. These are control point of glycolysis, comma, where the process can be checked, where process can be checked or stopped if required. अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस को रोकना है तो यही 3 स्टेप है जहां पर आप रोक सकते हो। अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस को चेक करना है, एनालाइज करना है सेल को, जो सेल, क्योंकि सेल का खुद का भी मैकेनिज्म होता है, वो रीचेक भी करती है क्या चीजें कैसे प्रॉपर वे में काम चल रही है, तो उनकी रीचेकिंग भी इसी पॉइंट पर होती है, राइट। These are control point of the glycolysis, comma, where process can be checked or stopped if required, or stopped if required. Next point, next point. Step third is the most important, next point, इसी में कंट्रोल वाले पॉइंट में आगे कंटिन्यू करना, नेक्स्ट लाइन में। स्टेप थर्ड, जो आपका स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो थर्ड स्टेप आपका ये वाला, जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इस स्टेप की बात कर रहे हैं। स्टेप थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल पॉइंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कॉमा दिस स्टेप is regulated by, this step is regulated by allosteric enzyme phosphofructokinase. Again repeat, step third is the most important control point of glycolysis, comma this step is regulated by, this step is regulated by an allosteric enzyme, an allosteric enzyme phosphofructokinase, अंडरलाइन करना, कॉमा this enzyme is allosterically activated by, this enzyme is
एरोस्टिकली activated by ADP एंड AMP। अब आप देख रहे हो, ये वो कहता है कि ये जो फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज है ना, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है। मींस इसको, जैसे हमने देखा यहाँ पे हम स्पेशली ATP दे रहे हैं और वो ADP में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो कहता है ये जो एंजाइम है ना, वो ADP और AMP यहाँ यहाँ यूज कर रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहते हैं इसके अलावा ये जो एंजाइम है वो एडेनिन डाइफॉस्फेट और एडेनिन मोनोफॉस्फेट की प्रेजेंस में भी ये क्या एक्टिवेट हो जाता है। Again repeat. Step third is most important control point of glycolysis, this step is regulated by an allosteric enzyme phosphofructokinase, this enzyme is allosterically activated by ADP and AMP and allosterically and allosterically inhibited by ATP and allosterically inhibited by ATP। अगर आपने उसको एडीपी या एएमपी इसको रिसीव होगा, ये एक्टिव हो गया, तो फिर वो एटीपी को काम एटीपी से काम नहीं करेगा। आप एटीपी दोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा फिर आगे, राइट। एंड एलोस्टिकली इनहिबिटेड बाय एटीपी एंड एलोस्टिकली इनहिबिटेड बाय एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट, दिस एंजाइम इज कॉल्ड पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट कर देना और इंपॉर्टेंट डाल देना इस पूरी लाइन को, कॉमा दिस एंजाइम। ये जो आपका कौन सा एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर है ये। दिस एंजाइम इज कॉल्ड पेसमेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अगेन रिपीट, स्टेप third is the most important control point of glycolysis, this step is regulated by an allosteric enzyme phosphofructokinase, this enzyme is allosterically activated by ADP and AMP and allosterically inhibited by ATP, this enzyme is called pacemaker enzyme of glycolysis. Now next, अब आपका लास्ट में पायरुविक एसिड बना है, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड। हेडिंग दीजिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, इसकी हम बात कर रहे थे कि अब ये आगे कहां, देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पायरुविक एसिड से अगर लैक्टिक एसिड बना है तो इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्रेब्स साइकिल नहीं चल रही वहां पे। और अगर पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्शन हुआ है और उसके बाद वो क्रेब साइकिल में गई है, तो आपका प्रॉपर वे में वो आपका कैसा है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है और आपको प्रॉपर अमाउंट में वहां पर लास्ट में 38 एटीपी रिसीव हो जाएंगी। बट अगर लैक्टिक एसिड बना है तो ओनली 2 एटीपी आपको रिसीव होगी, एनर्जी कम मिलेगी, तो एनर्जी बॉडी कम काम करेगी, राइट। तो फैट ऑफ पायरुविक एसिड, fate of pyruvic acid, write down, the fate of pyruvic acid depend on the cellular need। पायरुविक एसिड का क्या करना है, ये डिपेंड करता है कि साइकिल की आपके जो सेल की नीड कैसी है। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड अपॉन द सेलुलर नीड। द फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड अपॉन द cellular need। Next point, there are three major ways, there are three major way in which different cells handle, there are three major ways in which different cell handle, there are three major way in which different cell handle pyruvic acid, there are three major ways in which different cells, अलग अलग जो आपकी टाइप की सेल्स है वो कैसे क्या कर रही हैं, different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis, produced by glycolysis, comma there are lactic acid fermentation, there are lactic acid fermentation, comma alcoholic fermentation and aerobic respiration। वो कहता है ये जो पायरुविक एसिड है ना, उसका अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग कन्वर्शन होता है, तो उसने बता दिया कौन कौन सा है, कॉमा दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या तो वहां पर लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो तो ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉमा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, कॉमा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक होगा तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, ये एसिटिल कोएंजाइम में, आगे एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, फिर आगे वो क्रेब साइकिल को स्विंग करेगा। तो
These are again repeat, there are three major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis. These are lactic acid fermentation, comma, मतलब वो कहता है मैं उन्होंने एग्जांपल दिया कि थ्री टाइप की आपके पास सेल्स है जिनमें इस ये जो पायरुविक एसिड है उसका आगे क्या होता है, तो एक में तो क्या होता है उसका एसिड फर्मेंटेशन चलेगा, दूसरे में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, तीसरे में एरोबिक रेस्पिरेशन आगे रन होगी, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट फर्मेंटेशन टेक प्लेस fermentation take place fermentation take place under anaerobic condition। अब तीनों को वो अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर anaerobic condition in many prokaryotes fermentation take place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes। तो दो दो ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ग्रुप है सेल्स के, एक तो कौन से प्रोकैरियोट्स सारे के सारे, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो एक सेल वाले सिंगल सेल वाले जो यूकैरियोट्स है उनके अंदर भी ऐसा ही काम चलता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर द एरोबिक कंडीशन इज इन मैनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अब जब ये ग्लूकोज जब तक आपका CO2 और वाटर में कन्वर्ट, अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर हमारे पास ये तो हमने हाफ रिएक्शन लिखी है, जो टोटल आपके पास जो आपके रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है ग्लूकोज जो है वो जब तक किस में कन्वर्ट नहीं होगा 6 CO2 मॉलिक्यूल और वाटर में, तब तक ग्लूकोज का फुल जो ऑक्सीडेशन वो कंप्लीट। अब ये क्या हुआ पार्शियल हुआ है, सिर्फ 3 कार्बन आपको कार्बन मॉलिक्यूल वाला पायरुविक एसिड ही रिसीव हुआ है, तो ये इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट for the complete oxidation of glucose to CO2 and water comma organism adopt Krebs cycle। For the complete oxidation of glucose to CO2 and water, organism adopt Krebs cycle which is also called as aerobic respiration, comma this require oxygen supply, तो दैट्स ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, राइट। बेटा क्लियर हो गया सभी को बेटा सारी चीज क्लियर होगी? एनी डाउट बेटा किसी को? तो बेटा इस तरीके से हमने देख लिया जो हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल थी या जिसको हम बोले थे एम्बेडेड मेयरहोफ पाथवे, उसमें क्या हो रहा था आपके पास 10 स्टेप में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें आप क्या कर रहे हो ग्लूकोज का पार्शियल कन्वर्शन कर रहे हो पायरुविक एसिड के अंदर, राइट। तो स्टार्टिंग में ग्लूकोज आपके पास अवेलेबल था, ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है और उसका एक ही मॉलिक्यूल आपने अभी यूज किया है और उसको आपने एंड ऑफ द रिएक्शन आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड रिसीव हुए, जिसमें हुआ 2 कैसे हो गए, क्योंकि आपको पता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ था, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, राइट। फिर इसने भी वो सेम रिएक्शन चला दी तो इससे भी आपको एक पायरुविक एसिड मिला और ये तो चली रही थी तो इससे भी एक पायरुविक, तो टोटल आपको एंड में 2 पायरुविक एसिड मिल गए। इसका मतलब ये भी हुआ कि अब इस पायरुविक एसिड से एक क्रेब साइकिल रन करेगी और उससे दूसरी करेगी, है ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिले आपको एंड ऑफ द रिएक्शन में, ग्लाइकोलाइसिस की एंड में आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं पायरुविक के, तो 2 मिले हैं तो एक पायरुविक से एक आपकी क्रेब साइकिल स्विंग करेगी और दूसरे पायरुविक एसिड से दूसरी आपकी जो क्रेब साइकिल है तो एट अ टाइम आपकी 2 क्रेब साइकिल रन करेंगी एट अ टाइम, राइट। तो उसका फिर आपको कैलकुलेशन भी आपको एटीपी का उसी अमाउंट में करना पड़ेगा क्योंकि आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो एक ही है, भले आगे 2 क्रेब साइकिल रन कर गई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो उसकी उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो एक ही ग्लूकोज की है। तो एंड ऑफ द रिएक्शन फिर आप जो टोटल आप निकालोगे तो आपके पास 38 एटीपी के मॉलिक्यूल रिसीव हो जाएंगे। और उसमें आपने देखा कि जो एटीपी आपको डायरेक्ट मिलेगी इस साइकिल से उसको तो आपने बोला सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, और जो एटीपी आपको ईटीएस पे जाके मिली उसको आपने क्या बोला फिर आगे जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो एटीपी आपको इसी रिएक्शन में मिली है डायरेक्ट
सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर, उसको आप क्या बोल रहे हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो एटीपी आपको वहां जाके मिली, कहां जाके, ईटीएस के ऊपर जाके मिलेगी, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। तो इस तरीके से हमने ये रिएक्शन को हमने देखा है, और आपको मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा पूरी रिएक्शन के अंदर, है ना। तो ये इसको अच्छे से आप लोग रीड आउट करो, उसको देखो, सारे एंजाइम इसके ठीक से लिखने आपने, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू आयुष, वेलकम वेलकम लोकेश। ओके बेटा, वेलकम संजय।